अदिति को भी लगा था कि रोहन जरूर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, पर उसका ये रूप देखकर वो भी हैरान थी। प्राचार्य महोदय दोनों से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन दोनों को कंपटीशन के लिए शुभकामनाएं दी। रोहन का व्यवहार देखकर अदिति मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो लगा था कि ये पक्का मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा, पर इसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। कहीं ये सच में तो इस कंपटीशन को लेकर सीरियस नहीं है, वरना ये टीचर के सामने मुझे नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं गवाता। अदिति को सोच में डूबा हुआ देख रोहन भी मन ही मन सोचने लगा, ये तो सिर्फ कंपटीशन की रिहर्सल है मैडम, कंपटीशन में तो मैं तुम्हें पहुंचने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। क्विज के बाद डांस रिहर्सल शुरू हुई। डांस का थीम राधा कृष्ण था, इसलिए अतिरेक और मोहिनी राधा कृष्ण के कपड़ों में स्टेज पर आ गए और गाना बजने लगा। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। अतिरेक और मोहिनी ने डांस शुरू किया। दोनों के बीच तालमेल अच्छा था और उनके स्टेप भी बिल्कुल परफेक्ट थे। अतिरेक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और वो अपने डांस का बखूबी लुत्फ भी उठा रहा था। मोहिनी भी अच्छी डांसर और एक बहुत अच्छी एक्टर थी, इसलिए उन दोनों के डांस में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, किस लिए राधा जले, होए किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। हो गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। सब उन दोनों के डांस का आनंद ले रहे थे, सिवाय अदिति के। अतिरेक और मोहिनी को साथ देखकर अदिति बहुत बुरी तरह से जल रही थी। अतिरेक ये बात समझ रहा था, इसलिए वो उसे और जलाने के लिए अपना सारा ध्यान मोहिनी पर लगाए हुए था। ये देखकर अदिति मन ही मन बड़बड़ा रही थी, देखो मोहिनी के साथ डांस में इतना बिजी है कि मेरी तरफ से एक बार देख भी नहीं रहा। मुझे तो समझ नहीं आता कि इसके दिमाग में चलता क्या रहता है, कभी मेरे करीब आता है तो कभी मोहिनी के करीब जाता है। आखिर ये चाहता क्या है। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सकारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। अब तो अदिति को बहुत गुस्सा आने लगा और वो वहां से उठकर जाने लगी, पर आरव उसे रोकते हुए बोला, क्या हुआ अदिति, कहाँ जा रही हो? मेरा सर दर्द हो रहा है, इसलिए घर जा रही हूँ। अदिति ने सर पर हाथ रखकर झूठा नाटक करते हुए कहा, प्लीज 10 मिनट रुक जाओ ना, अगली परफॉर्मेंस मेरी है, उसके बाद चली जाना। आरव ने कहा तो अदिति अपनी दोस्ती के खातिर रुक गई, पर उससे वो डांस पर देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। आखिरकार वो डांस खत्म हुआ और डांस रिहर्सल के बाद सिंगिंग रिहर्सल के लिए आरव और आस्था का नाम पुकारा गया। आस्था उस दिन कॉलेज नहीं आई थी, इसलिए आरव ने टीचर्स को अदिति का नाम सुझाया। अदिति एनुअल डे की विनर रह चुकी थी, इसलिए टीचर्स ने अदिति को आरव के साथ रिहर्सल करने की अनुमति दे दी। अब आरव और अदिति का नाम पुकारा गया और वो दोनों साथ में स्टेज पर आ गए। इस बार जलने की बारी अतिरेक की थी। अदिति ने गाना शुरू किया और आरव मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। आरव ने भी अदिति की तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। हलचल हुई,
जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ तेरी ओर हुआ, ऐसी चले जब हवा इश्क हुआ ही हुआ, ऐसी चले जब हवा इश्क हुआ ही हुआ। आरव लगातार अदिति की तरफ ही देखे जा रहा था, जिससे अदिति थोड़ी सी असहज होकर सोच रही थी, ये आरव मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ तो चल रहा है इसके मन में, पर क्या? ये सब देखकर अतिरेक भी गुस्से में बड़बड़ा रहा था। गाने के बोल अदिति के चेहरे पर लिखे हैं क्या, जो ये उसे देखकर गा रहा है? अब इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? जो भी हो, इससे भी कंपटीशन के बाद ही निपटूंगा। अदिति और अतिरेक मन ही मन खिचड़ी पका रहे थे, पर आरव इस सब से बेखबर होकर बस अदिति में ही खोया हुआ था और अपने गाने का आनंद ले रहा था। गाना खत्म होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोनों ने बहुत अच्छा गाना गाया था। टीचर्स ने भी उनकी बहुत तारीफ की। एक एक करके सारी रिहर्सल खत्म हो गई और टीचर्स ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। रिहर्सल में आरव के व्यवहार से अदिति ही बहुत परेशान हो गई थी। जिस तरह से आज वो अदिति को देख रहा था, उससे उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। वो आरव से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर उससे पूछे भी तो क्या। अदिति अभी आरव के बारे में ही सोच रही थी। तभी आरव आकर उसके पास बैठ गया। उसे देखते ही अदिति घबराकर बोली, आरव तुम? हाँ, क्यों, नहीं हो सकता क्या? कहकर आरव ने मजाक किया तो अदिति मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम अचानक से आ गए ना, इसलिए। बताओ, कोई काम था क्या? कोई काम होगा तभी आऊंगा क्या तुम्हारे पास? आरव ने झल्लाकर कहा तो अदिति उदास होकर बोली, अरे मेरा फिर से वो मतलब नहीं था। अदिति को उदास होता देख आरव हंसते हुए बोला, अरे मैं मजाक कर रहा था। दरअसल मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए और मेरे गाने को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छे सिंगर हो और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार का सिंगिंग कंपटीशन हम ही जीतेंगे। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, होप सो। वैसे क्या तुम सच में उस रोहन के साथ जाने वाली हो? मेरा मतलब है, अभी भी तुम्हारे पास लास्ट चांस है अपने फैसले के बारे में सोचने का। आरव ने मुस्कुराए हुए चेहरे से कहा तो अदिति बुझी हुई आवाज में बोली, हमने डिसाइड किया था कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बदलने वाली। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर आरव गंभीर होकर अदिति से बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हॉस्टल आकर अदिति ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि अगले दिन से कंपटीशन शुरू होने वाला था और उसे कल ही कोटा के लिए निकलना था। अदिति को पैकिंग करते देख निकी को भी याद आ गया कि आज उसे अदिति को ढेर सारी आइसक्रीम खिलानी है। वो जल्दी से जाकर ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम ले आई और फिर अदिति के पास आकर बैठ गई। अदिति अभी भी उससे नाराज थी, इसलिए वो उसे नजरअंदाज करते हुए अपना काम करती रही। तू अब तक नाराज है मुझसे? निकी ने दुखी होकर पूछा तो अदिति अपना काम करते करते बोली, नहीं, मुझे पता है तू नाराज है। प्लीज अदिति, सॉरी ना, मेरा इरादा तुझे चोट पहुंचाने का नहीं था। प्लीज माफ कर दे। देख, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। अगर तू ही मुझसे नाराज हो जाएगी तो मैं किससे बात करूंगी, किसके साथ मस्ती करूंगी, किससे अपनी बातें शेयर करूंगी? और फिर कल तो तू कोटा जा रही है, तो ऐसे नाराज होकर जाएगी क्या? क्या पता तेरे आने तक मैं रहूं ना रहूं। निकी जानती थी कि अदिति को इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत आसान है, इसलिए उसने भी यही किया। अदिति उसकी बातों से इमोशनल हो भी गई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, पागल है क्या, कुछ भी बोलती है, ऐसे कैसे नहीं रहेगी? मेरे होते हुए तुझे कभी कुछ नहीं होगा। तू गुस्सा ही रहेगी तो फायदा ही क्या है होने ना होने से? निकी ने मुंह पड़ते हुए कहा। चल, नहीं हूं गुस्सा, अदिति ने मुस्कुराकर कहा। सच्ची? निकी ने खुश होकर पूछा। हाँ सच्ची, अदिति ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तो फिर साथ में आइसक्रीम खाते हैं। देख, मैं तेरी फेवरेट आइसक्रीम लाई हूँ। ये कहकर निकी ने आइसक्रीम की कटोरी अदिति की तरफ बढ़ाई तो अदिति उसे रोकते हुए बोली, सॉरी निकी, मैं नहीं खा सकती, क्योंकि इस सीजन में आइसक्रीम खाकर मैं बीमार हो जाती हूँ। कल मुझे कोटा के लिए निकलना है,
तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। रहने दे, बहाने मत बना। मुझे पता है तू नाराज है इसलिए नहीं खा रही है, निकी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो अदिति बेबस होकर बोली, अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अरे नहीं होगी बीमार, थोड़ी सी खा लेना मेरे लिए, और वैसे भी ये तो तेरी फेवरेट है, तो इसे कैसे ना बोल सकती है। कहकर निकी ने जोर दिया तो अदिति आइसक्रीम की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, पर बिल्कुल थोड़ी सी खाऊंगी। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके निकी ने अदिति को ढेर सारी आइसक्रीम खिला दी, जिससे सुबह उठते ही उसे बहुत तेज जुकाम हो गया, जिसकी वजह से उसका गला खराब हो गया और आवाज निकलनी भी बंद हो गई। अदिति उठकर निकी को ढूंढते हुए बाहर आई तो देखा निकी अतिरेक को फोन पर आइसक्रीम वाली बात बता रही है। अदिति समझ गई कि ये सब अतिरेक का किया हुआ है। अब तो उसका गुस्सा अतिरेक के लिए और भी बढ़ गया, क्योंकि उसकी वजह से आज अदिति की सारी मेहनत बेकार हो गई थी। अदिति की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो निकी से बिना कुछ कहे चुपचाप तैयार होकर कॉलेज आ गई। कॉलेज फैकल्टी को जब ये पता चला कि अदिति बीमार हो गई है तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब इतने शॉर्ट नोटिस पर वो अदिति की जगह कंपटीशन में किसे भेजेंगे। आरव भी इस बात से काफी खुश था, पर अदिति बहुत दुखी थी। उसकी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो गई थी, और वो भी उसकी वजह से जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अतिरेक उसे रोकने के लिए इतनी बचकानी हरकत करेगा। बहुत सोचने के बाद अदिति स्टाफ रूम में पहुंच गई और पूरी ताकत लगाकर कोशिश करते हुए बोली, सर मैं जाऊंगी कंपटीशन में। ये सुनकर सारे टीचर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्राचार्य महोदय कुछ कह पाते इससे पहले ही कपूर सर बोल पड़े, पर कैसे अदिति, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि तुम तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही हो। तुम कैसे सवालों के जवाब दोगी? सर मैं बोल नहीं सकती, पर लिख तो सकती हूँ। मैं आंसर लिख कर दे दूंगी, रोहन बोल देगा। अदिति ने एक बार फिर जोर लगाते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की, तो इस बार खान सर उसे समझाते हुए बोले, पर बेटा लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो कोई और बच्चा जवाब दे देगा। अदिति दुखी होकर खड़ी हो गई और इतने में प्राचार्य महोदय व्यथित होकर बोल पड़े, सिर्फ एक ही दिन है हमारे पास, और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अदिति का कोई रिप्लेसमेंट है, इसलिए कंपटीशन में अदिति ही जाएगी। मैं अभी कुछ अच्छे डॉक्टर्स को बुलाता हूँ, वो शायद दवाओं से अदिति को जल्दी ठीक कर दें। ये सुनकर अदिति बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर अदिति का चेकअप किया और उसे इनहेलेशन कराकर कुछ दवाइयां दे दी। अतिरेक को जब पता चला कि अदिति अभी भी कंपटीशन में जाने वाली है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो बिना देरी किए अदिति के पास पहुंच गया। अदिति उस वक्त बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसे देखते ही वो उठकर वहां से जाने लगी, पर अतिरेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अदिति कुछ कहने वाली थी, पर अतिरेक उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, तुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए कुछ मत बोल, सिर्फ सुन। अदिति ने गुस्से में अतिरेक का हाथ हटा दिया और बहुत जोर लगाते हुए बोली, अब क्यों आए हो झूठी हमदर्दी दिखाने? ये सब किया धरा तो तुम्हारा ही है ना? ये तू क्या? अतिरेक ने हैरानी से कहा, पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता अदिति बोल पड़ी, बस करो अतिरेक, और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? मुझे पता है कि तुमने ही निकी को बोला था मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए। अदिति की बात सुनकर अतिरेक को एक झटका लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अदिति को ये सब पता चल जाएगा। अदिति प्लीज समझने की कोशिश कर, मेरा इरादा तुझे परेशान करना या तकलीफ देना नहीं था। मैं तो तुझे इस कंपटीशन में जाने से रोकना चाहता था। अतिरेक ने दुखी होकर कहा, तो अदिति फिर से पूरी कोशिश करते हुए बोली, क्यों? क्या मैंने तुम्हें रोका मोहिनी के साथ डांस करने से? मैंने तुम्हें कभी भी रोका किसी और लड़की के साथ बात करने से? क्या मैंने तुम्हें रोका उस दिन मोहिनी के साथ शॉपिंग जाने से? क्या मैंने तुम्हें रोका उसके साथ घर जाने से? नहीं, तूने नहीं रोका।
पर मैं रोक रहा हूं क्योंकि रोहन अच्छा लड़का नहीं है। इस बार अतिरेक ने चिढ़कर कहा, और जैसे मोहिनी तो बहुत अच्छी है ना, वो तो सती सावित्री है, अदिति ने गुस्से में कहा। अदिति को कोई अंदाजा नहीं था कि वो गुस्से में क्या क्या बोले जा रही है, पर अतिरेक को उसके दिल की हालत का अंदाजा था, इसलिए वो शांत होकर बोला, हाँ, पर मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं ना। हाँ, तो मैं भी अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे भी किसी की परवाह की कोई जरूरत नहीं है, कहकर अदिति खांसने लगी तो अतिरेक ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसे समझाते हुए बोला, देख अदिति, तू अभी बहुत गुस्से में है और तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज अभी कोई निर्णय मत ले, एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच ले और मेरे गुस्से का असर अपने फैसले पर मत पड़ने दे। सब सोच लिया मैंने और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना था तुम ऑलरेडी कर चुके हो, कहकर अदिति ने उसका हाथ हटा दिया तो अतिरेक बुझी हुई आवाज में बोला, मैं मानता हूं मेरा तरीका गलत था, पर तू प्लीज मेरी गलती की सजा खुद को मत दे, प्लीज मत जा। मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रही, मुझे बस ये कंपटीशन जीतना है। मुझे लगा था कि कोई समझे ना समझे, पर तुम जरूर समझोगे कि मेरे लिए ये प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है। तुम लोगों के लिए ये सब मायने नहीं रखता होगा, पर मेरे लिए रखता है। लेकिन अफसोस कि तुम भी मुझे नहीं समझ पाए। खैर, कोई बात नहीं, आदत है अब मुझे इन सब की। और हाँ, एक बात और, अगर गलत और सही का इतना ही ध्यान होता ना तुम्हें, तो तुमने भी ये कंपटीशन उस वक्त छोड़ दिया होता जिस वक्त तुम्हारा नाम मोहिनी के साथ लिया गया था, क्योंकि सही तो मोहिनी भी नहीं है। अदिति ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी करते हुए कहा। इस बार अतिरेक के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप हो गया और अदिति गुस्से में वहां से चली गई। उन दोनों की बातें रोहन ने सुन ली और वो बहुत खुश हो गया। उसे लग रहा था कि अब शायद अतिरेक भी अदिति की कोई मदद नहीं कर पाएगा और उसका प्लान आसानी से कामयाब हो जाएगा। थोड़ी देर में अदिति को स्टाफ रूम में बुलाया गया। अदिति जब वहां पहुंची तो देखा वहां केवल कपूर सर बैठे थे। आपने मुझे बुलाया सर? अदिति ने पूछा तो कपूर सर गंभीर होकर बोले, हाँ अदिति, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, अदिति ने शालीनता से कहा। तो कपूर सर भी बड़े प्यार और अपनेपन से बोले, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बेटा, हमारे कॉलेज का इस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए। अरे नहीं नहीं सर, आप थैंक यू मत बोलिए प्लीज, मुझे तो खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। अदिति ने बड़ी कठिनाई से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, खुशकिस्मत तो हम हैं जो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हमारे कॉलेज में हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से समझते हैं। मुझे बुरा तो लग रहा है बेटा कि हम तुम्हें बीमारी में भी इस कंपटीशन में भेज रहे हैं, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कपूर सर ने दुखी होकर कहा, आप परेशान मत होइए सर, मैं संभाल लूंगी। अदिति ने कहा तो कपूर सर भी उसका साथ देते हुए बोले, हाँ, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें वहां किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो। सर आप? अदिति ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया था कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार क्विज कंपटीशन का इंचार्ज मुझे बनाया गया है, इसलिए मैं भी तुम दोनों के साथ चल रहा हूं। कपूर सर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अदिति को बहुत खुशी हुई और उसे बहुत राहत भी मिली। उधर अतिरेक के बाद आरव ने भी अदिति को मनाने की नाकामयाब कोशिश की। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए वो दोनों एक एक करके कपूर सर के पास पहुंच गए, क्योंकि उस कॉलेज में सिर्फ वही थे जो बच्चों की बात सुनते थे और उन्हें समझते भी थे। कपूर सर ने उन दोनों को यकीन दिलाया कि वो अदिति का पूरा ध्यान रखेंगे और रोहन पर भी नजर रखेंगे।
ये जानकर कि कपूर सर भी अदिति के साथ जा रहे हैं, दोनों थोड़े से चिंता मुक्त हो गए। अतिरेक अब चैन से अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगा। तभी वहां रोहन आ गया और बड़ी बेशर्मी से उस पर हंसते हुए बोला, तूने कितनी कोशिश की ना अदिति को रोकने की, उसे इतना समझाया, उससे झगड़ा भी कर लिया, यहाँ तक कि उसे बीमार तक कर दिया, पर उसने फिर भी तेरी बात नहीं मानी। जानता है क्यों? क्योंकि रोहन का चार्म ही कुछ ऐसा है, जब कोई लड़की इसमें फंस जाती है ना तो खुद को रोक नहीं पाती है मेरे करीब आने से। अब तो मुझे लगता है कि अदिति को भी मुझ में इंटरेस्ट है, तभी तो वो मेरे साथ जाने के लिए इतनी बेकरार है। देख रोहन, आज ना मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो मैं इसे तेरे मुंह लगकर या तुझे मारकर खराब नहीं करना चाहता। इसलिए तू अपनी ये बकवास बंद कर और यहाँ से निकल। दरवाजा तेरे ठीक पीछे है। अतिरेक ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए मुस्कुराते हुए कहा और उसकी बात सुनकर रोहन हंसते हुए बोला, सच सच बोलना कि अदिति के साथ तेरी एक तरफा लव स्टोरी खत्म हो गई है। मैं तो पहले से ही जानता था कि अदिति सिर्फ मासूमियत का नाटक करती है, अंदर से वो बहुत चालाक है। वो सिर्फ लड़कों को इस्तेमाल करती है, जब जिसकी जरूरत होती है तब उसके साथ। इससे पहले रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, अतिरेक ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, बस अब अगर तूने अदिति के खिलाफ एक और भी लफ्ज निकाला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूं। तू खुद देखना, उसने एक बार भी मेरे साथ जाने से मना किया, क्योंकि वो जानती है कि ये कंपटीशन वो मेरे बिना नहीं जीत सकती। आज उसे मेरी जरूरत है, इसलिए आज वो तेरे खिलाफ जाकर मेरा साथ दे रही है।